हाय छात्रों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड एकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। आज के हम चैप्टर में देखेंगे क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इससे पहले हमने 3 सेशन ले चुका है, ठीक है। यानी कि कक्षा 9वीं के पहले अध्याय का 2 सेशन में हमने पूरा अध्याय खत्म किया है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। और उसका एक सेशन MCQ का हो चुका है, जिसमें लगभग 65-70 MCQ हमने किया है, ठीक है, जो बहुत डीप तक है, नॉर्मल बुक से लेकर के और ज़्यादा डीप तक है। तो आप लोग उसको जा करके देख सकते हैं। आइए हम लोग अध्याय 2 शुरू करेंगे, पाठ 2, ठीक है, कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो पदार्थ का डेफिनेशन तो हम लोग पिछला चैप्टर में देख चुके हैं कि पदार्थ किसे कहा जाता है, कि जिसमें भार हो, ठीक है, यानी कि जिसका द्रव्यमान हो और जिसका आयतन हो, यानी जो जगह घेरता हो, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ। तो सबसे पहले इसमें हम जानेंगे कि शुद्ध पदार्थ के बारे में, कि शुद्ध है कि नहीं। उससे जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि शुद्ध पदार्थ कहा किसे जाता है, तब ना हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि पदार्थ शुद्ध है कि नहीं है। तो शुद्ध पदार्थ क्या है, कि वह पदार्थ जिसमें मौजूद सभी कण, ठीक है, समान रासायनिक प्रवृत्ति के हों, तो वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शुद्ध कहलाता है, ठीक है। अर्थात शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है, ठीक है। यानी शुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे, कि जिसका सभी कण, ठीक है, जिसमें मौजूद जितने प्रकार के कण हैं, उसकी प्रवृत्ति, रासायनिक प्रवृत्ति क्या हो, एक समान हो एकदम। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसे हम शुद्ध पदार्थ कहेंगे, ठीक है। और शुद्ध पदार्थ का अगर एग्जाम्पल समझना हो तो हम लोग एग्जाम्पल में क्या कहेंगे, कि लोहा लोहा एक शुद्ध पदार्थ है, ठीक है, या ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन एक शुद्ध पदार्थ है, ठीक है। ये सब क्या है, शुद्ध पदार्थ है। जैसे कि अगर हम लोग अशुद्ध पदार्थ कहेंगे तो जल, ठीक है, जल क्या है, एक अशुद्ध पदार्थ है। तो आप लोग कहिए कि सर हम लोग जल पीते हैं, तो जब बोतल खरीदते हैं तो उसमें लिखा रहता है शुद्ध पेयजल, यानी कि पीने योग्य शुद्ध जल। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम लोग उसको शुद्ध नहीं कहेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का कहना क्या है, कि उसमें जितने भी प्रकार के कण मौजूद हो, उसका रासायनिक प्रवृत्ति एक जैसा हो, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग जल का देखते हैं रासायनिक सूत्र, तो क्या होता है, H2O, यानी कि हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिल करके जल बना है, ठीक है। यानी हाइड्रोजन का 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु अगर हम लोग मिला देंगे तो क्या बनेगा, जल बनेगा। वैसे इंडिपेंडेंटली दोनों गैस है, और दोनों किस प्रकार का गैस है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, जिसकी रासायनिक प्रवृत्ति अलग अलग है, भिन्न है। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे, शुद्ध पदार्थ हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का प्रवृत्ति अलग है, अपना अलग प्रवृत्ति है, ऑक्सीजन का अपना अलग प्रवृत्ति है। तो 2 प्रकार के अलग अलग पदार्थों से, अलग अलग प्रवृत्ति के पदार्थों को मिलाने से जल का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो इसे हम शुद्ध पदार्थ नहीं कहेंगे, ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। चलिए आगे हम जानते हैं तत्व के बारे में। इसी में हम लोग क्या देखेंगे, कि तत्व किसे कहा जाता है। तो तत्व के बारे में क्या है, कि तत्व पदार्थ का वह मूल विशुद्ध रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, जैसे लोहा, सोना, चांदी, कार्बन, ऑक्सीजन आदि, ठीक है। तो तत्व किसे कहा जाता है, कि पदार्थ का वह मूल यानी विशुद्ध, यानी बहुत शुद्ध, अत्यंत शुद्ध रूप है, जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा, किसी भी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा, यानी कि उबाल करके या छानन विधि, बहुत सारा रासायनिक प्रक्रिया है, हम किसी भी रासायनिक प्रक्रिया को अपना करके उसे अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। 2 अलग अलग तरह के सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते हैं, जैसे कि लोहा, सोना, चांदी, कार्बन और ऑक्सीजन। जैसे लोहा का क्या होता है, रासायनिक सूत्र Fe होता है। उसी तरह से कोई और को ले लो, ऑक्सीजन होता है, कार्बन का C होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, कि जितने भी तरह के हैं ये पदार्थ, इसके अंदर जितने भी कण होंगे, ठीक है, जितने भी कण होंगे, इसकी प्रवृत्ति एक समान होगी, उसकी रासायनिक प्रवृत्ति एक समान होगी, इसीलिए ये सब क्या है, शुद्ध पदार्थ के अंदर आता है, ठीक है। ये सब इसीलिए शुद्ध पदार्थ के अंदर आता है। वहीं अगर हम जल का ले लें, तो जल में क्या है, 2 तरह के अलग अलग प्रवृत्ति के वायु के, यानी कि हवा के, यानी कि गैस के मिलने से बनता है जल। तो इसको हम शुद्ध पदार्थ के अंदर नहीं मानेंगे, ठीक है। और बाकी ये सब क्या है, बाकी जितना भी इसमें एग्जाम्पल में दिया है, ये शुद्ध पदार्थ है। तो सभी धातुएं क्या है, कि सभी धातुएं, अधातुएं तथा उपधातुएं तत्व की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। सभी प्रकार के धातु, अधातु और उपधातु तीनों सभी क्या है, सभी तत्व के श्रेणी में आते हैं। आगे चलिए देखते हैं कि धातुओं के गुण धर्म क्या होते हैं।
धातु के बारे में अगर हम लोग जानेंगे तो धातु का गुण धर्म क्या है, ठीक है। जैसे कि धातुओं का गुण धर्म में क्या है कि ये चमकीले होते हैं। धातु जो क्या होता है, चमकीला होता है। ये ताप और विद्युत का सुचालक होता है। अब आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि सुचालक क्या होता है, क्योंकि आप लोग 8 क्लास में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। धातु और धातु चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके होंगे कि सुचालक कुचालक क्या है। फिर भी मैं अगर बता दूं कि विद्युत का सुचालक और ताप का सुचालक क्या है कि एक जो पदार्थ को लेकर के हम यहाँ अगर उसमें उष्मा दें, ठीक है, यानी उष्मा दें या ताप दें और हमको इस छोर तक उष्मा प्राप्त हो, अपने अंदर से होकर के उष्मा का चालन करे, इसको हम उष्मा का सुचालक कहते हैं। उसी प्रकार से अगर हम इस छोर पे विद्युत दें, क्या विद्युत दें और हमको इस छोर से प्राप्त हो जाए, यानी अपने अंदर से होकर के विद्युत का चालन होने दे, इसको हम क्या कहेंगे, विद्युत का सुचालक, ठीक है, अच्छा चालक, विद्युत का सुचालक कहेंगे। आगे देखिए क्या है कि ये धातुएं आघातवर्धक एवं तन्य होती है। अब आघातवर्धक क्या है, आघातवर्धक कि अगर कोई धातु का टुकड़ा है, ठीक है, इस प्रकार का कोई धातु का टुकड़ा है, अगर इसको हम लोग हथौड़े से पीटते हैं तो पीट करके इसको पतली चादर के रूप में अगर हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं तो उसको आघातवर्धक कहा जाता है, ठीक है। टूटे बिना पतली चादर के रूप में बदल जाए तो इसको क्या कहेंगे, आघातवर्धक। उसी तरह से तन्य क्या है कि अगर एक इतने बड़े धातु के टुकड़े को अगर हम खींच करके लंबी तार के रूप में अगर बना सकते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, तन्य। जैसे कि मान लीजिए कि लोहा, ठीक है, लोहे की तार आप लोग देखे होंगे, उसमें तन्यता होने के कारण क्या है, उसको हम लोग खींच करके लंबे तार के रूप में बदल सकते हैं, ठीक है। और उसमें आघातवर्धक भी होता है, लोहे का टुकड़ा को हम लोग पीट करके चपटा कर सकते हैं। लेकिन वही अगर हम लोग चाहेंगे कि प्लास्टिक के टुकड़े को पीट करके चपटा कर लें, ठीक है, तो ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। प्लास्टिक के टुकड़े को पीट करके ना ही चपटा कर सकते हैं और ना ही प्लास्टिक के टुकड़े को खींच करके लंबा तार के रूप में बना सकते हैं। तो ये आघातवर्धक तन्यता क्या है आप लोग समझ गए होंगे। और अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम और तोड़ करके समझाने का प्रयास करेंगे। वैसे जो समझा रहे हैं ये काफ़ी होना चाहिए, क्योंकि आप लोग पिछले कक्षा में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। और एक क्या है, ध्वनिक, ये ध्वनिक होती है। ध्वनिक मतलब क्या है कि अगर इसको हम लोग पीटते हैं तो इससे ध्वनि उत्पन्न होता है, गूंजने वाली ध्वनि, मधुर ध्वनि उत्पन्न होता है, ठीक है। मान लीजिए कि धातु का एक लोहे का घंटी या मंदिर में लगा हुआ आप लोग देखे होंगे, पीतल की घंटी, जिसको हम लोग बजाते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है, एक सुनने में अच्छा लगता है और ऐसी ध्वनि उत्पन्न होती है। उसी तरह से अगर मान लीजिए लकड़ी की चीज़ को हम लोग पीटें, ठीक है, कोई लकड़ी का अगर कोई टुकड़ा लेकर के इसको हम लोग पीटें तो क्या इसमें मधुर ध्वनि या ध्वनि उत्पन्न होगा, उस तरह से गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न तो होगा, लेकिन गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। तो इसको हम लोग ध्वनिक नहीं कहेंगे, ठीक है, इसको ध्वनिक नहीं कहा जा सकता है। किसको, अधातु, जैसे अधातु में लकड़ी है उसको हम लोग ध्वनिक नहीं कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि अधातुओं के गुणधर्म। अधातु के क्या क्या गुणधर्म हैं, सॉरी, ये अधातुओं के गुणधर्म के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि अधातु के गुणधर्म क्या क्या है कि ये चमकीले नहीं होते हैं। अधातु जो क्या है, ये चमकीला नहीं होता है, ये ताप और विद्युत का कुचालक होता है, यानी अपने अंदर से होकर के ताप को चालन नहीं करने देता है और विद्युत को भी चालन नहीं करने देता है। अब आप लोग को समझा दें एक एग्जाम्पल में कि आप लोग अभी के फिलहाल कढ़ाई को देखे होंगे, जिसमें हम लोग खाना बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें यहाँ एक हैंडल लगा होता है पकड़ने के लिए, ठीक है, और इस हैंडल में अब प्लास्टिक का उपयोग किया जाने लगा है, ऊपर से एक प्लास्टिक का लेयर लगा रहता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर हम लोग पकड़ते हैं तो ये धातु के बने होता है, या तो एल्यूमिनियम या लोहे का या स्टील का, और अगर इसमें किसी तरह के प्लास्टिक या किसी और चीज़ का यहाँ पे लेपन नहीं किया जाए तो क्या होता है, ये ऊष्मा का सुचालन करने के कारण इसका हैंडल पकड़ने वाला गर्म हो जाता है। लेकिन वही अगर इस पे कुचालक वस्तु जैसे प्लास्टिक या फाइबर लगा दिया जाए जो अधातु है और ऊष्मा का कुचालन करता है, यानी कि चालन नहीं करता है, तो ये गर्म नहीं होता है, यही कारण है। दूसरा आप लोग देखे होंगे कि एक ये होता है प्लास्टिक का प्लास, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रिशियन लोग काम करते हैं, ठीक है, प्लास्टिक का प्लास जिससे इलेक्ट्रिशियन लोग काम करते हैं। उसमें देखे होंगे कि पीछे पकड़ने वाला जो होता है, जहाँ से हम लोग पकड़ करके दबाते हैं, वहाँ पे प्लास्टिक का लेयर लगा होता है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी यही कारण है
कि ये विद्युत का चालन नहीं करता है। प्लास्टिक का जो कवर लगा है तो विद्युत का चालन नहीं करता है, जिसके कारण करंट नहीं लगता है। तो ये आप लोग समझ गए। और आइए आगे का इसका गुणधर्म क्या है देख लेते हैं कि ये अधातुएं आघातवर्धक एवं तन्य नहीं होते, यानी कि इसको पीट करके हम लोग चपटा परत के चादर के रूप में नहीं बदल सकते हैं, और ना ही खींच करके लंबी तार के रूप में इसको हम बना सकते हैं। किसको? अधातु को। ठीक है, जितने भी प्रकार के अधातु हैं, जैसे अधातु का उदाहरण अगर मान लें तो लकड़ी हो गया, इसको हम लोग ना ही आघातवर्धक मान सकते हैं, इसको अगर हम लोग ज़्यादा पीटेंगे तो क्या होगा? फट जाएगा। या कम भी पीटने पर क्या होगा कि उस तरह से हम लोग इसको चपटे चादर के रूप में नहीं, अगर हमको पतला करना होता है तो क्या चिरवाना पड़ता है मिल में ले जा करके पतला करने के लिए। ठीक है, अगर ऐसा इस तरह का आघातवर्धक गुण रहता तो हम लोग लकड़ी को पीट करके चपटा कर देते। ऐसा होता है? नहीं होता है। ठीक है, और तन्यता भी नहीं होती। अगर हम लोग को बीट बनाना होता है, बीट किसको कहा जाता है? जो किसी भी फर्नीचर के किनारे में पतला सा एकदम डिजाइन के लिए दिया रहता है, बीट। अगर हम लोग को अगर इसमें तन्यता होती तो पीट करके बीट के रूप में बनाते हैं, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ता है? मशीन में ले जा करके चीर करके इसको पतला करना पड़ता है, उसके बाद घिस करके इसको शाइनिंग पॉलिश वगैरह करना पड़ता है शाइनिंग के लिए। और क्या है कि ये ध्वनिक, ठीक है, ये ध्वनिक प्रतिध्वनिपूर्ण नहीं होता है। ठीक है, ध्वनिक प्रतिध्वनिपूर्ण नहीं होता है, यानी कि ये जो ध्वनि उत्पन्न करता है, प्रतिध्वनि यानी गूंजने वाली ध्वनि नहीं उत्पन्न करता है। ये क्या है? अधातु के गुणधर्म। चलिए आगे देख लेते हैं। अधातु के एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं कि हीरा दिया हुआ है, कोयला, ये सब अधातु है। ठीक है, अब उपधातु को, कुछ उपधातु को देख लेते हैं। उपधातु क्या है कि कुछ तत्व, उपधातु क्या है कि कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच या दोनों गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, ऐसे तत्व को उपधातु कहा जाता है, जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। ठीक है, ये क्या है कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरोन है, ये अर्धचालक है। ठीक है, विद्युत का अर्धचालक है, यानी कि ना ही सुचालक ना ही कुचालक, पूरी तरह से जाने भी नहीं देता और पूरी तरह से रुकता भी नहीं, अर्धचालक है। तो ये धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म को दर्शाता है, इसीलिए ऐसी चीजों को, ऐसी पदार्थों को क्या कहा जाता है? उपधातु कहा जाता है, जिसमें क्या क्या है? बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। आप एक क्वेश्चन में पूछ सकता है निम्न में से कौन एक उपधातु है? एक दे देगा सिलिकॉन, बाकी दे देगा लोहा, दे देगा प्लास्टिक, और एक दे देगा जल। तो ठीक है, तो जल एक कंट्रोवर्सी चीज़ है, क्योंकि जल जो है विद्युत का चालन करता है, लेकिन इसके पीछे कारण है। ठीक है, विद्युत धारा पे रासायनिक प्रभाव एक चैप्टर है, उसमें आप लोग पढ़े होंगे कि जल का पीएच मान अगर 7 होता है, यानी कि प्योर शुद्ध जल होता है, तो ये विद्युत का चालन नहीं करता है। वहीं अशुद्ध जल हो जाता है। ठीक है, इसमें अगर नींबू का घोल मिला देते हैं या किसी प्रकार की इम्प्योरिटी, यानी कि इसमें किसी प्रकार का अम्ल मिला देते हैं, तो क्या करता है? विद्युत का चालन, या नमक मिलाते हैं तो यह विद्युत का चालन करने लगता है। ठीक है, तो इसके बारे में जहाँ पे पढ़ना है वहीं पढ़ने से बेहतर है। ठीक है, इस चैप्टर में इसके बारे में नहीं है। तो एक क्वेश्चन में पूछ सकता है कि निम्न में से कौन एक अर्धचालक है या उपचालक है? ठीक है, और सॉरी उपधातु है। निम्न में से कौन एक धातु है, उपधातु है। ठीक है, या पूछ सकता है कि निम्न में से कौन एक उपधातु नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चैप्टर को देखते हैं कि यौगिक। यौगिक क्या है? यौगिक क्या है कि यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के मेल के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बनाए गए पदार्थ को यौगिक कहते हैं। ठीक है, यौगिक किसे कहते हैं कि ऐसे पदार्थ को जो दो या दो के अधिक तत्व के मेल से तो बना है, लेकिन उसका अनुपात निश्चित है। ठीक है, यही अनुपात में मिलाने से ही बनेगा, निश्चित अनुपात है एकदम, उसमें आगे पीछे अगर किए तो यौगिक नहीं बनेगा, यानी वो तत्व नहीं बनेगा। और अनुपात में मिलाने के बाद रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा पदार्थ को बनाया जाता है, उसे यौगिक कहते हैं। ठीक है, जिसमें जल हो गया। जल में क्या है कि इसका उदाहरण लेते हैं। जल का क्या है? रासायनिक सूत्र H2O। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिला करके ही हम जल बना सकते हैं। ठीक है, अगर हाइड्रोजन के 3 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु दे दें तो ये जल नहीं बनाएगा। उसी तरह से अगर हाइड्रोजन के 5 अणु और ऑक्सीजन के 8 अणु दे दें तो क्या ये जल बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो ये एक निश्चित अनुपात होना आवश्यक है इस पदार्थ को बनने के लिए। ठीक है, तो ऐसे को हम यौगिक कहेंगे। ठीक है, ऐसे पदार्थ को यौगिक कहा जाता है। जैसे नमक भी हो गया, चीनी हो गया, अल्कोहल, ठीक है,
नमक, चीनी, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड आदि, ये सब। नेक्स्ट देखते हैं कि चार्ट में क्या दिया हुआ है कि यौगिक, ठीक है, एक यहाँ पे यौगिक के नाम दिए हुए हैं कि कौन सा यौगिक है और मिलकर बने नाम, ठीक है, कि कौन कौन तत्व से मिलकर के बना है। तो जल कैसे, 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन के मिलने से जल बनता है। उसी तरह से नमक क्या है कि 1 भाग सोडियम और 1 भाग क्लोरीन के बनने से। नमक का क्या होता है, नमक का रासायनिक सूत्र NaCl, ठीक है, Cl क्लोरीन को दर्शाता है, Na सोडियम को दर्शाता है। तो 1 भाग क्लोरीन और 1 भाग सोडियम 1 भाग क्लोरीन मिल करके ही नमक बना सकता है। अगर जैसे कि सोडियम का जो है इसका भाग कर दें Na4 और Cl2, तो ये नमक कभी नहीं बना सकता है, ठीक है। तो ये अनुपात निश्चित है, जो पहले से निश्चित किया गया है। इसमें हम अगर बदलाव कर दें तो वो पदार्थ या वो तत्व नहीं बनेगा, ठीक है। तत्व नहीं, तत्व तो शुद्ध रूप होता है, वो यौगिक नहीं बनेगा, वो पदार्थ नहीं बनेगा। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, 1 भाग कार्बन और 2 भाग ऑक्सीजन, 1 भाग कार्बन का और 2 भाग ऑक्सीजन का अगर हम लोग मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसका क्या है रासायनिक सूत्र, कार्बन का CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि 1 भाग कार्बन का और 2 भाग ऑक्सीजन का मिला करके हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, बनता है, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। नोट में क्या दिया हुआ है कि उपरोक्त सभी यौगिक एक निश्चित अनुपात में ही बने हैं। इन पदार्थों को बिना रासायनिक प्रक्रिया से अलग नहीं किया जा सकता। इनमें उपस्थित सभी घटक बने यौगिक को पूरे तरह भिन्न है। बने जो घटक जिसको मिलाया गया है वो पूरा यौगिक से पूरी तरह से भिन्न है। यानी कि अगर H2O हाइड्रोजन का ही सिंपल एग्जांपल ले लें तो हाइड्रोजन एक घटक है और ऑक्सीजन एक घटक है, ये भी गैस है ये भी गैस है, लेकिन दोनों को मिलाने से क्या बन जाता है, द्रव। तो ये घटक पूरी तरह से भिन्न है, लेकिन मिलाने के बाद एक भिन्न चीज बनता है, ठीक है। ये मिलाने के बाद एक भिन्न चीज बनता है और इसको बिना रासायनिक प्रक्रिया के अलग नहीं किया जा सकता है। इसके अनुपात भी पहले से निश्चित है, ठीक है। उसी तरह से है मिश्रण, ठीक है। क्या है मिश्रण, मिश्रण किसे कहा जाता है कि ऐसे पदार्थ जो एक या एक से अधिक तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है, मिश्रण कहलाता है। जैसे जल में चीनी, रक्त, ठीक है, वायु और बालू, नमक का मिश्रण। जैसे क्या है कि चीनी, जल में चीनी का मिलाना, ठीक है, जल में चीनी का मिलाना, तो ये बनता है शरबत। तो जरूरी नहीं है ऐसा कोई फिक्स अनुपात है कि जल में इतना अनुपात, जैसे 100 ml जो अगर जल है तो 50 ml 50 ग्राम चीनी देंगे तभी शरबत बनेगा, ठीक है। 20 ग्राम में भी बना सकते हैं, क्या होगा मीठा कम होगा, या 100 ग्राम में भी बना सकते हैं, क्या होगा मीठा अधिक होगा, शरबत तो फिर भी बनेगा। तो क्या है कि ये मिश्रण के लिए जरूरी नहीं है अनुपात कि इतना अनुपात का होना आवश्यक है। उसी तरह से अगर रक्त मिला देते हैं पानी में, ठीक है, तो क्या रक्त का कोई जरूरी है कि इतना रक्त मिलाएंगे, या वायु, ठीक है। उसी तरह से बालू और नमक का मिश्रण अगर मिला दें तो कोई जरूरी है कि बालू और नमक का कितना मिश्रण होना चाहिए जिससे कोई नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ तो कुछ नहीं बनता है, ठीक है। और इसको भौतिक विधि द्वारा हम अलग भी कर सकते हैं, ठीक है, चून करके भौतिक विधि द्वारा, या इसको जल से चीनी को गर्म करके रासायनिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। आइए अब देखते हैं यौगिक एवं मिश्रण में अंतर। क्या अंतर है यौगिक एवं मिश्रण में अंतर, कि पहला क्या है कि तत्व या यौगिक मिलकर मिश्रण का निर्माण करते हैं। मिश्रण के निर्माण के लिए या तो तत्व या यौगिक का होना आवश्यक है। तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। यहाँ केवल तत्व के, ठीक है, यहाँ तत्व जो है वो क्रिया करके यौगिक का निर्माण करता है, लेकिन यहाँ तत्व या यौगिक दोनों का मिश्रण से क्या बनता है, मिश्रण, ठीक है। उसी तरह से यह नया पदार्थ नहीं होता है, ठीक है। मिश्रण एक कोई किसी तरह का नया पदार्थ नहीं होता है। जैसे अभी पहले आप लोगों ने देखा कि बालू
में अगर हम लोग नमक मिला दें, क्या ये कोई नया पदार्थ बना? नहीं बना। ठीक है, ये कोई नया पदार्थ नहीं बना। उसी तरह से अगर यौगिक का नया पदार्थ होता है, यौगिक क्या है? एक नया पदार्थ है। जिसे इसका एग्जाम्पल हम ले लिए बालू और नमक, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं जल, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, H2O, ये क्या है? ये भी अलग चीज़ है, ये भी अलग चीज़ है, दोनों का एक निश्चित अनुपात में मिला दिए तो ये यौगिक है। ठीक है, लेकिन ये एक नया पदार्थ बना है। ठीक है, यौगिक क्या है? एक नया पदार्थ बना है जल। ठीक है, इसकी क्या है? प्रकृति प्रवृत्ति सब भिन्न है। ठीक है, अवस्था भी भिन्न है। दोनों गैस था और ये क्या है? ये द्रव बना। उसी तरह से तीसरा क्या है कि इसे भौतिक विधियों से अलग किया जा सकता है। ठीक है, यानी चून करके भौतिक विधियों, लेकिन इसमें सिर्फ रासायनिक विधियों द्वारा ही अलग किया जा सकता है। इसमें बिना रासायनिक क्रिया के द्वारा हम अलग नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से आगे क्या है कि इसमें उपस्थित संघटक अपने अपने गुणधर्म को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, नमक क्या करेगा? नमकीन करने का प्रयास करेगा। नमक और चीनी का अगर मिश्रण हम लाते हैं तो नमक एक है नमक, ठीक है, और दूसरा है चीनी। तो ये अपने अपने प्रवृत्ति को, अपने अपने गुणधर्म को प्रदर्शित करेगा। नमक अगर मुंह में गया, नमक का दाना, अगर दोनों का मिश्रण को हम मुंह में लिए, नमक का दाना गया तो ये नमकीन करने का प्रयास करेगा, वहीं चीनी का दाना गया तो ये मीठे करने का प्रयास करेगा। लेकिन वहीं इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें उपस्थित संघटक पूरी तरह से भिन्न हो जाता है। ठीक है, दोनों गैस था और भिन्न क्या हो गया? ये द्रव बन गया। ठीक है, H2O जल, ये द्रव बन गया। उसी तरह से इसके संघटक का नियमित अनुपात होता है। ठीक है, इसका जो संघटक है यौगिक का, सॉरी, क्या है कि इसके संघटक यानी यौगिक के संघटक, यौगिक का जितने भी संघटक है नियमित अनुपात होता है। ठीक है, नियत अनुपात, नियमित नहीं, नियत अनुपात यानी कि फिक्स अनुपात होता है, नियत अनुपात होता है। लेकिन क्या है कि इनके संघटक का, यानी कि इनके संघटक का कोई नियत अनुपात नहीं होता है। ठीक है, यानी कि कोई भी अनुपात में इसको मिला सकते हैं, लेकिन यौगिक के लिए एक नियत अनुपात होता है, वही अनुपात में मिलाइएगा तभी एक नए प्रकार का पदार्थ बन करके निकलेगा। ठीक है, तो ये इसका एक नियत अनुपात होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पीछे हम लोग क्या देखें कि पीछे देखें कि तत्व, सॉरी, मिश्रण और यौगिक में अंतर। अब क्या देखते हैं कि तत्व और यौगिक में क्या अंतर है। तत्व और यौगिक का बीच का अंतर हम लोग जानेंगे कि तत्व और यौगिक में क्या अंतर है। कि इनमें सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे यौगिक नहीं, हम तत्व लेंगे तो तत्व का एक उदाहरण था लोहा। ठीक है, इसमें एक ही प्रकार का परमाणु पाया जाता है, लोहा हो गया या सोना हो गया। इसमें क्या दो तरह का परमाणु होगा या दो से अधिक तरह का? ठीक है, नहीं, क्या होगा? एक ही तरह के परमाणु हमेशा पाए जाते हैं। और दूसरा है यौगिक। यौगिक क्या है कि इसमें दो या उससे अधिक तरह के परमाणु पाए जाएंगे, इसमें दो या उससे अधिक तरह के परमाणु पाए जाएंगे। जैसे एक लेते हैं, हमेशा जल लिए हैं तो जल का ही ले लेते हैं। तो किस तरह का? एक तो हाइड्रोजन का अपना अलग तरह होगा, प्रकृति अपना अलग होगा, और ऑक्सीजन का अपना अलग प्रकृति होगा। तो इसमें क्या है कि दो तरह के परमाणु पाए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि इन्हें नहीं तो भौतिक रूप से और न ही रासायनिक विधियों से अलग किया जा सकता है। जब सारे कण इसके एक तरह के हैं तो उसको अलग कैसे किया जाएगा? ठीक है, ना ही इसको भौतिक रूप से, ठीक है, और ना ही रासायनिक रूप से इसको अलग किया जा सकता है। ना ही भौतिक ना ही रासायनिक रूप से इसको अलग किया जा सकता है, और इन्हें सिर्फ रासायनिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। इसमें दो तरह के कण है तो रासायनिक विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है, लेकिन इसमें ना ही भौतिक ना ही रासायनिक किसी विधि से अलग नहीं किया जा सकता है। और अंतिम क्या है
कि ये पदार्थ के मूल रूप होते हैं और ये तत्वों से बने नए पदार्थ होते हैं। ये पदार्थ का मूल रूप है, जैसे लोहा, ठीक है। लोहा किसी के मिश्रण या किसी से के मिलने से नहीं बना है, मूल रूप है। लेकिन ये तत्वों के मिलने से बने होते हैं। जैसे हम हमेशा देते आए हैं H2O, या तो कार्बन डाइऑक्साइड ले लो CO2। ये ऑक्सीजन के दो अणु और कार्बन के एक अणु, यानी कि दो तरह के तत्वों के मिल करके एक नया जो बना, उसको हम यौगिक कहेंगे। नया पदार्थ बना, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम क्या कहेंगे? यहाँ जल जो बना नया पदार्थ, उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम यौगिक कहेंगे, ठीक है। अनुपात निश्चित होना चाहिए मिलने से। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है कि पदार्थ। पहले अगर हम पदार्थ को देखें तो इसको दो भागों में बांटा जाएगा, ठीक है। कौन कौन सा? शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, ठीक है। अब शुद्ध पदार्थ में एक तत्व होगा और एक यौगिक होगा, ठीक है। शुद्ध पदार्थ में क्या क्या होगा? तत्व और यौगिक। लेकिन मिश्रण में क्या होगा? समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ क्या है कि मिश्रण और विलयन के भेद। मिश्रण के प्रकार कितने हैं? तो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। पहला समांगी मिश्रण और दूसरा विसमांगी मिश्रण, ठीक है। आइए इसका परिभाषा देखते हैं कि समांगी मिश्रण है क्या और विसमांगी मिश्रण है क्या। कि वह मिश्रण जिसकी बनावट समान हो तथा इसके कणों को अलग अलग नहीं पहचाना जा सके, इसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे नमक और जल का घोल, ठीक है। यानी कि सीधी सीधी बात में अगर कहें तो समांगी मिश्रण जो है, ये इसके बनावट और इसके कणों को अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसके बनावट समान होता है और इसके कणों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर हम एक बर्तन लिए, ठीक है, एक बर्तन लिए, इसमें कुछ जल लिए और इसमें नमक को घोल दिए। अब क्या हम इसको चून करके कण को अलग कर सकते हैं? भौतिक विधि से नहीं कर सकते हैं, सही। ना ही इसको हम पहचान सकते हैं कि ये जल का कण है और ये नमक का या चीनी का कण है। घुलने के बाद नहीं पहचाना जा सकता है। तो और इसके बनावट समान होते हैं। जैसे कि अगर हम नमक और चीनी का घोल बना दिए तो ऐसा नहीं कि इधर कम मीठा इधर ज़्यादा मीठा हो, एक जैसा बनावट है, हर तरफ का प्रकृति प्रवृत्ति सब एकदम एक समान है, ठीक है। वहीं विसमांगी मिश्रण में क्या होता है कि वह मिश्रण जिसके अंश भौतिक रूप से अलग होते हैं और इसके कणों को अलग अलग पहचाना जा सकता है, विसमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे लोहे के बुरादे और बालू का मिश्रण, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक बर्तन है, इसमें कुछ लोहा का कण है और कुछ बालू का कण है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि इसको भौतिक रूप से हम अलग कर सकते हैं, दोनों को चून करके अलग कर सकते हैं। इसके कणों को अलग अलग पहचाना जा सकता है कि हम लोग देख करके कह सकते हैं कि ये लोहे का कण है और ये बालू का कण है। तो हम लोग इसको पहचान सकते हैं भौतिक रूप से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आइए मिश्रण में देखते हैं। मिश्रण कितने प्रकार का है? एक तो है मिश्रण में एक है समांगी मिश्रण, जैसे हवा, ठीक है, विलयन और कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। हवा, विलयन और कोल्ड ड्रिंक। वहीं विसमांगी मिश्रण में मृदा और चट्टान। इसमें हवा में मात्रा फिक्स है, ठीक है, कि हवा में कौन सा गैस कितने प्रतिशत का हो या कितने कौन सा गैस में कितना कण होगा। उसी तरह से विलयन में भी, ठीक है, और कोल्ड ड्रिंक में भी। लेकिन मृदा और चट्टान में क्या कोई फिक्स है कि इतना मृदा में इतना चट्टान होगा, ठीक है। इस तरह का कोई फिक्स नहीं है। तो इसको हम क्या कहेंगे? विसमांगी मिश्रण। और इसको हम ये कितनों अच्छा से मिला दो, हम इसको मिट्टी को और चट्टान को अलग अलग किया जा सकता है, अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या लगता है, विलयन यानी कि चीनी पानी का घोल, ठीक है, विलयन यानी चीनी पानी या नमक पानी का घोल, किसी भी तरह का घोल में हम कण को अलग कर सकते हैं, छांट करके अलग अलग कण को देख सकते हैं। ये चीनी का घोल है, सॉरी, चीनी का और पानी का अगर घोल है तो ये चीनी का कण है और ये पानी का कण है, हम देख नहीं सकते हैं।
लेकिन मृदा और चट्टान में हम अलग अलग देख करके कह सकते हैं कि ये चट्टान का टुकड़ा है या चट्टान है या ये मृदा है। ठीक है, तो इसके कण को हम अलग अलग किया जा सकता है आराम से भौतिक रूप में, भौतिक विधि द्वारा। चलिए आगे देखते हैं कि मिश्रण के गुणधर्म क्या क्या हैं। कि मिश्रण के संघटकों का आसानी से अलग किया जा सकता है। मिश्रण के जितने भी संघटक हैं उसको आसानी से अलग कर सकते हैं। प्रत्येक संगठन का अपना वास्तविक गुणधर्म होता है, संघटकों का अनुपात अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे कि मिश्रण का जो संघटक है इसको आसानी से अलग किया जा सकता है और प्रत्येक संगठन का अपना अलग अलग गुणधर्म है। ठीक है, मिश्रण में जितने भी तरह के संगठन है उसका कणों का गुण धर्म अलग अलग है। जैसे नमक और मान लीजिए, या तो जो उदाहरण दिया है उसी को मान लीजिए, जैसे बालू और लोहे की बुरादा को अगर हम मिला दिए हैं तो लोहे की बुरादा का अलग प्रवृत्ति है, बालक की अलग प्रवृत्ति है, बालू की अलग प्रवृत्ति। उसी तरह से चीनी और नमक को अगर मिला दिए हैं तो चीनी की अलग प्रवृत्ति है, नमक की अलग प्रवृत्ति है और संगठनों का अनुपात अलग अलग होता है। ठीक है, हम अलग अलग अनुपात में मिला सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है कि यही अनुपात में मिलाना हो। उसके बाद आगे क्या देखना है कि विलयन। ठीक है, विलयन क्या है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे नींबू जल और सोडा जल आदि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, ठीक है, को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। जैसे नींबू का जल, सोडा का जल। विलयन पदार्थ के तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठीक है, विलयन क्या है, पदार्थ के तीनों अवस्थाओं में, यानी कि ठोस द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। जैसे ठोस में क्या है, मिश्र धातु। ठीक है, मिश्र धातु यानी कि दो धातुओं को मिल करके जो बनता है। जैसे मान लीजिए कांसा, कांसा क्या होता है, टीन और पीतल के मिलने से बनता है। ठीक है, मिश्र धातु। तो दो चीजों को, दो धातुओं को मिलने से बना मिश्र धातु में क्या है, ये ठोस का विलयन है। ठीक है, ये ठोस में ठोस को मिलाया गया, ये ठोस का विलयन है। उसी तरह से अगर हम बात करें तरल का विलयन में क्या होगा, तरल के विलयन में क्या होगा, नींबू और पानी का घोल। ठीक है, जैसे नींबू भी द्रव है, तरल है, और पानी भी तरल है, तो दोनों को अगर हम घोलते हैं तो ये इससे जो प्राप्त होगा विलयन, ये तरल विलयन कहलाएगा। उसी तरह से गैस का विलयन क्या है, गैस का विलयन है वायु। ठीक है, जैसे जो वायु हमारे आसपास उपलब्ध है, जो हम जिस वायु से सांस लेते हैं या कोई और क्रिया करते हैं वायु। ठीक है, ये वायु में क्या है कि पता है कि कार्बन भी इसमें है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, बहुत सारा चीज़ है। सॉरी, हाइड्रोजन नहीं, लेकिन खास करके नाइट्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, यही तीनों मेनली मान करके चलते हैं। तो ये तीनों है, तो ये क्या है, वायु का मिश्रण जो है, वायु तीनों मिला हुआ है, तो ये वायु का विलयन कहलाएगा। विलयन मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ अगर आपस में घुल जाए, ठीक है, और घुलने के बाद दोनों के कण को अलग अलग नहीं देख सकते हैं, उसको विलयन कहते हैं। ठीक है, तो क्या अगर हम वायु में घुले हुए कण को देख पाते हैं कि ये नाइट्रोजन का कण है, ये ऑक्सीजन का कण है। ठीक है, इसको फिजिकल विधि से या अलग हम भौतिक विधि से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है कि विलयन के कण समान रूप से वितरित रहते हैं, अर्थात इसके कणों को अलग अलग पहचाना नहीं जा सकता है। जैसे नींबू, चीनी, पानी में एक स्वाद होता है, ऐसा नहीं है कि चखने पर नींबू का स्वाद अलग प्राप्त हो, चीनी का अलग प्राप्त हो। ठीक है, यानी कि अगर हम कहें तो इसमें जितना भी तरह का पदार्थ है, जैसे नींबू है या चीनी है, ठीक है, और पानी है, तो तीनों को अगर हम घोल दिए, एक विलयन तैयार किए, तो हर जगह तीनों का स्वाद एक जैसा होगा और ये अलग प्रकार का एक स्वाद आएगा। ठीक है, यानी कि खाली नींबू का स्वाद कहीं आ रहा है, कहीं खाली चीनी का आ रहा है, इस तरह से नहीं है, तीनों का स्वाद एक साथ मिल करके आएगा। ठीक है, चलिए
आज के टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। आगे हम लोग क्या देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे विलियन के गुणधर्म, ठीक है। और ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं क्योंकि ये 34-35 मिनट का लगभग हो गया वीडियो। तो इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो आपकी समकक्ष कक्षा 9वीं या 8वीं में पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैक बोर्ड की इसमें बहुत सारी नोट्स से पढ़ाया जाएगा। रिवीजन करने के लिए काफ़ी अच्छा है, नोट्स तैयार करने के लिए काफ़ी अच्छा है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।